हेलो भाई एंड वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। अभी तक अपन अपने मर्न ऐप के अंदर अपन इतना देख चुके हैं कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डिजाइन करेंगे। आज अपन रजिस्ट्रेशन की एपीआई को फैच करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे वो सारी चीज़ें आज अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी इनपुट हैं इन सब के अंदर अपन को जो डेटा है इनका डेटा अपन को गेट करना है, तो उसके लिए अपन क्या क्या करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सबको अपन सबसे पहले नेम नाम का एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर देते हैं। अभी नेम नाम का एट्रीब्यूट क्यों जरूरी है? नेम नाम का एट्रीब्यूट बेसिकली इसलिए जरूरी है क्योंकि बैकएंड के अंदर जो अपन डेटा भेज रहे हैं उसके लिए आपके पास अगर नेम नाम का एट्रीब्यूट होगा तो आपको बहुत ही ईजिली चला जाएगा। यहाँ पे सबको आप प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन सबका नाम अलग अलग लिखना है नेम, और थोड़ी देर में इसका आपको रियल यूज भी समझ में आएगा कि क्यों मैं इसको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ईमेल के बाद यहाँ पे पासवर्ड, जब अपन यूज स्टेट लगाएंगे ना तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे इमेज, तो अपना नेम, ईमेल, पासवर्ड और इमेज इस तरीके से आपने पास कर दिया। इसके बाद अपन को रिएक्ट के अंदर से यहाँ पे यूज स्टेट को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे यूज स्टेट की जो बेसिक स्निपेट होती है इसको लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, और इस जगह पे आने के बाद यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर देंगे नेम और नेम को कर देंगे ब्लैंक। इसी तरीके से अपन देंगे यहाँ पे ईमेल, ईमेल को भी कर देंगे ब्लैंक। इसके बाद अपन देंगे यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड को भी कर देंगे ब्लैंक। ठीक है, तो इस तरीके से नेम, ईमेल, पासवर्ड। लेकिन अपन ऐसा इमेज के लिए नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बैकएंड के अंदर दिखाया था। अगर आपको ध्यान होगा तो अगर मैं जाऊँ यहाँ पे बैकएंड के अंदर यूजर कंट्रोलर में, तो जो इमेज के लिए वो अलग किया है और जो टेक्स्ट डेटा है उसके लिए अपन ने अलग किया है। तो इसी तरीके से फ्रंट एंड के अंदर एक तरीका होता है भेजने का, उसकी मदद से अपन करते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक और यूज स्टेट की स्निपेट लेंगे। तो यहाँ पे यूज स्टेट की स्निपेट लेते हैं, यहाँ पे करते हैं इमेज डेटा, और यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, इसको अभी के लिए ब्लैंक कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद अपन को क्या करना है, अब ये दोनों बना लिए। अब इसके बाद यहाँ पे हर एक, इसके ऊपर नहीं, जितने भी इनपुट हैं उन इनपुट के ऊपर अपन को क्या करना है, ऑन चेंज फंक्शन लगाना है। तो अपन लगा देंगे ऑन चेंज फंक्शन, और यहाँ पे लिख देंगे इनपुट वैल्यू। इनपुट वैल्यू नाम से एक फंक्शन है जिसको अपन कॉल कराना चाहते हैं। तो इसको यहाँ से उठाऊंगा मैं, इसको नेम के बाद इसको ईमेल को भी दे दूंगा और इसको अपन पासवर्ड को भी दे देंगे, और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे इमेज वाले को भी प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन इमेज वाले के लिए अपन को थोड़ा सा चेंज करें, मतलब एक और फंक्शन अपन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनपुट वैल्यू वाला फंक्शन अपन डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट लिखेंगे, इनपुट वैल्यू लिखेंगे, और इसके बाद यहाँ पे अपन फेयर एरो फंक्शन, यहाँ पे इवेंट, इस तरीके से अपन डिफाइन कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। अब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग बहुत ही सिंपल चीज़ होती है और बहुत ही, कई बार मैं अपने वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ। शॉर्ट्स वीडियो जो डाल रहा हूँ अभी, शॉर्ट वीडियो के अंदर जो इंटरव्यू क्वेश्चन चल रहे हैं, 200 इंटरव्यू क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट के, कंटिन्यूसली डेली शॉर्ट वीडियो आ रही हैं और उनको जाकर आप देख सकते हैं। तो हर एक के अंदर मैंने डिटेल में एरे डिस्ट्रक्चरिंग, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग सबके बारे में बात कर ली है। तो आई होप आपको इतना तो आता होगा। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जावा स्क्रिप्ट की। नेम वैल्यू इवेंट डॉट टारगेट में से अपन ने क्या किया, इवेंट डॉट टारगेट में से अपन इन दोनों चीज़ों का अपन ने निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अपन सेट इनपुट नाम से जो अपना फंक्शन है, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ये फंक्शन कैसा होता है, ये सिंक अवेट फंक्शन होता है, यानी कि ये क्या करता है, ये प्रॉमिस तो नहीं होता, लेकिन ये जो है ये सिंक्रोनस फंक्शन होता है। सेट इनपुट कभी भी सिंक्रोनाइज वे में काम नहीं करता। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट जो स्प्रेड ऑपरेटर होता है उसका अपन यूज करने वाले हैं बस। और यहाँ पे क्या करेंगे इनपुट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इनपुट की सारी वैल्यू हैं वो वाली वैल्यू, उसके अलावा आप क्या करो, जो नेम है उस नेम के अंदर जो मैं वैल्यू देना चाहता हूँ उस वैल्यू को आप इनपुट की तरह कर दो। ठीक है, अब ये चीज़ कई लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देगी। मैं इसके लिए यहाँ पे क्या करूँगा, अलर्ट लगाऊंगा। अलर्ट में यहाँ पे वैल्यू को करता हूँ, जो यहाँ पे अपन ने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करी है ना, और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में यहाँ पे जो वैल्यू है इसको मैंने अलर्ट कराया है, उसको आप देखना क्या हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने इसको कर दिया ब्लैंक, तो मुझे इसको करना पड़ेगा यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे जो दूसरा फंक्शन अपन को जो बनाना है ना, इनपुट इमेज, इस तरीके से अपन को पहले उसको कर देते हैं, फिर आएंगे। अब यहाँ पे देखना, मैंने इसके ऊपर कुछ भी लिखने की कोशिश करी, मैंने इसको लिखने की कोशिश करी हनुमान। जैसे ही मैंने कोशिश करी तो हनुमान अपना लिख के आ गया। तो वैल्यू क्या कर रही है,
वैल्यू जो है अपना जो क्या बोल सकते हैं वेरिएबल है, वो वेरिएबल क्या करेगा, वो वेरिएबल आपको जो भी आप इनपुट के ऊपर लिखेंगे वो आपको दे देगा। वही बात आती है इस नेम की कि ये जो नेम है वो क्या कर रहा है। तो नेम को भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे नेम लिखूँ और मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे अगर मैं इसको कर दूँ तो यहाँ पे देखो नेम लिख के आ रहा है। इसकी जगह पे अगर मैं इसको ओके दबाऊँ, उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ तो यहाँ पे देखो पासवर्ड लिख के आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो नेम नाम का आपका जो वेरिएबल है वो क्या करके दे रहा है आपको, वो आपको ला के दे रहा है कि आप किस फील्ड के अंदर हैं, किस फील्ड के अंदर। अब ये कैसे मालूम पड़ता है, ये मालूम पड़ता है अपना जो इनपुट के अंदर जो अपने नेम नाम का एट्रीब्यूट दिया है ना, इस जगह से आपको मालूम पड़ जाता है बहुत ही ईजिली। ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो इनपुट इमेज वाला फंक्शन है उसको भी अपन को सेट करना है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जो सेट इमेज डेटा जो था उसके अंदर क्या करेंगे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट ऐप लिखोगे ILS फाइल्स और यहाँ पे 0। ठीक है, इस तरीके से अपन क्या कर देंगे, जो भी अपन इमेज को चूज़ करेंगे वो इमेज यहाँ पे इमेज डेटा के अंदर आ जाएगी। ठीक है, इतना तो अपना हो गया। अब अपने को क्या करना है, पहले तो यहाँ पे चलते हैं, सही तरीके से अपना दिखाई दे रहा है, इसको रीलोड कर देते हैं। रीलोड करने पे पूरा डेटा चला गया। अब इतना सब तो अपना हो गया कि किस तरीके से अपन को क्या चीज़ करनी है। लेकिन अब अपन क्या करेंगे, अब अपन एक काम करेंगे कि जो अपना इमेज है, जो अपनी जो वीट की इमेज है, अपन इस तरीके से करेंगे कि मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे आगे कि जो अपनी जो वीट की इमेज है, इस जगह पे अपन जैसे अपन यहाँ पे कोई भी इमेज चूज़ करेंगे, मैंने यहाँ पे इस वाली इमेज को जैसे चूज़ किया और ओपन किया तो अभी ये केवल इस जगह पे दिखाई दे रही है। अपन ये चाहते हैं ये वाली इमेज इस जगह पर भी दिखाई दे, ऐसा अपन सोच रहे हैं। तो कैसे होगा ऐसा करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक और यूज स्टेट को डिफाइन करेंगे और इसका नाम रख देंगे अपन इमेज प्रीव्यू नाम से मैंने यहाँ पे रख दिया। और इसको भी करना पड़ेगा सेट इमेज प्रीव्यू। ठीक है, इसको भी अभी ब्लैंक कर देंगे और इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यूज इफेक्ट का यूज करेंगे। और यूज इफेक्ट का यूज करने के बाद यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इस यूज इफेक्ट को डिफाइन करेंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे एक कंडीशन जो अपन देते हैं ना, उस कंडीशन के अंदर अपन किस तरीके से पास करेंगे। यहाँ पे मैंने इस तरीके से कंडीशन दी, लेकिन यहाँ पे लिखूँगा जो इमेज डेटा है, इस इमेज डेटा को आप क्या कर दो, जब भी ये डेटा चेंज हो तब उतनी बार है अपना यूज इफेक्ट का फंक्शन चलना चाहिए। तो आप ये बोलेंगे कि अगर इमेज डेटा के अंदर कोई वैल्यू है, अगर इमेज डेटा के अंदर कोई वैल्यू है तो सेट इमेज प्रीव्यू के अंदर क्या कर दो, एक URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL नाम का एक फंक्शन होता है, इसको कॉल करेंगे और जो अपना इमेज डेटा है इसको अपन क्या कर लेंगे, URL में कन्वर्ट करा लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद इसको इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट के अंदर पास करेंगे। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर पास करने पे क्या करेंगे, बोलेंगे कि इमेज का जो प्रीव्यू है अगर वो एग्जिस्ट करता है, अपन क्या कर रहे हैं इफ एल्स ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, तो अपन इमेज प्रीव्यू यहाँ पे दिखा देंगे। अगर वो है तो, नहीं है तो क्या कर दो, तो आप जो अपना वीट डॉट SVG है इसको अपन शो करा देंगे। वीट डॉट, इसको कॉमा लग गया, डॉट। चेक करते हैं किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे देखो वीट है, अभी मैं इसको चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा, वन स्टेप प्रोजेक्ट टॉयल के ऊपर क्लिक किया, ओपन किया, तो यहाँ पे देखो अपना जो वीट की फाइल है वो जा चुकी है। अभी इसकी इमेज का वो साइज वगैरह के ऊपर ध्यान मत दो, बस इमेज देखो कि इमेज आ चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि अपना जो प्रीव्यू वाला है वो प्रीव्यू वाला भी बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब क्या करना, अब अपन को केवल जो क्या बोलते हैं उसको API को फैच करना है, बस बहुत ही छोटा सा काम अभी बाकी रह गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे ऑन क्लिक पे अपन क्या करेंगे, सबमिट डेटा को अपन कॉल कर देंगे। अब सबमिट डेटा को पहले डिफाइन भी करना पड़ेगा, तो यूज इफेक्ट के नीचे ही कर देते हैं, कॉन्स्ट सबमिट डेटा नाम से एक फंक्शन को डिफाइन करना है और ये अपना होगा एक एसिंक्रोनस फंक्शन। इस तरीके से इसको मैं डिफाइन करूँगा। अब क्योंकि अपन ने यहाँ पे ये अपन फॉर्म का यूज कर रहे हैं तो अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपन को इवेंट को पास करना पड़ेगा। और इवेंट को यहाँ पे पास करने पे अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले इवेंट डॉट प्रीवेंट और यहाँ पे एक फंक्शन होता है
फॉल्ट, इस फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा क्यों इसको कॉल किया जाता है। जो अपना फॉर्म होता है, फॉर्म का बाय डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर होता है उसको रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का यूज करते हैं। इतना समझ में आ गया आपको। अब आपको क्या करना, अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको एरर हैंडलिंग करना। एरर हैंडलिंग किस तरीके से करेंगे, एरर हैंडलिंग करना बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे लगाएंगे इफ़ को, और इफ़ में बोलेंगे कि इफ़ नॉट इनपुट जो अपना है, इनपुट डॉट नेम, इनपुट डॉट नेम अगर नहीं है, या फिर इनपुट का, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ एक्चुअल में, इस इतने पूरे नहीं, इतने को, और इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इनपुट डॉट नेम के बाद यहाँ पे ईमेल आ जाएगा और ऑपरेटर देंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा और ऑपरेटर पुश कर देंगे और यहाँ पे जो अपना इमेज डेटा है वो आ जाएगा। इसमें से अगर एक भी चीज़ मिसिंग हुई, यदि नेम नहीं हुआ, ईमेल नहीं हुआ, या पासवर्ड नहीं हुआ, या इमेज डेटा नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, एक अपन यहाँ पे इसी जगह पे आके इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे जो प्रीव्यू है ना, इसकी जगह पे मैं क्या करूँगा, एक एरर नाम की वो यूज स्टेट बना लेंगे अपन। यहाँ पे एरर नाम से एक यूज स्टेट बना लिया और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर फॉल्स नाम से अपन दे देते हैं कि कोई भी एरर नहीं है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी फील्ड मिसिंग हुई तो यहाँ पे अपन क्या रिटर्न करा देंगे, आप सेट एरर को करवा देंगे यहाँ पे ट्रू और यहाँ से रिटर्न करवा देंगे फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, अगर नेम नहीं हुआ, ईमेल नहीं हुआ, पासवर्ड नहीं हुआ, इमेज डेटा नहीं हुआ, तो आप रिटर्न फॉल्स करा देंगे। और अगर इसके बाद अपन को क्या करना पड़ेगा, एपीआई को फैच करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको पहले एक चीज़ और दिखा दूं कि अगर मैं यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूँ तो अभी कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन अगर ये फील्ड अगर खाली है तो होना चाहिए ना कुछ तो होना चाहिए। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जो अपने जो डिव है ना, जो इनपुट टैग, इन सब के नीचे अपन को एक लगाना पड़ेगा, पैराग्राफ अपन को लगाना पड़ेगा। तो पैराग्राफ किस तरीके से लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे कि अगर एरर की वैल्यू ट्रू है, समझना बात को पूरा ध्यान से सुनना कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ, तभी आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। क्योंकि इस जगह पे मोस्टली पीपल बस कोड लिख देते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि उन्होंने कैसे किया, इसका मतलब क्या है। वो उनको अगर खुद से देने के लिए कर दूँ ना तो वो नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि एरर की वैल्यू जब ट्रू है, एंड का मतलब होता है कि मस्ट कंडीशन, इतना तो होना ही चाहिए, एंड नॉट इनपुट डॉट नेम, समझना कि अगर वो इनपुट डॉट नेम नहीं है उस जगह पे और एरर की वैल्यू ट्रू भी है, दोनों कंडीशन जब मैच खाती हैं तब क्या कर दो आप, तब आप एक पैराग्राफ टैग यहाँ पे दिखा देना। उस पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा होगा इंटर नेम। ठीक, तो इस तरीके से अपन इसको लगा रहे हैं। अभी अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे इस तरीके से आप देखो खाली यहाँ पे जगह दिख रही है। अब क्योंकि अपन ने यहाँ पे कलर नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, इसीलिए ये चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं इन सब के नीचे, इनपुट के नीचे पेस्ट कर देता हूँ और इस वाली इनपुट के नीचे भी। अब यहाँ पे इनपुट डॉट फाइल की जगह यहाँ पे क्या करना है, नॉट इमेज डेटा, और इंटर की जगह अपन को यहाँ पे लिखना है चूज योर फाइल। ठीक है, और नीचे आएंगे यहाँ पे इंटर, यहाँ पे पासवर्ड कर देंगे और यहाँ पे नॉट इनपुट डॉट पासवर्ड, यहाँ पे अपना ईमेल, नेम की जगह पे यहाँ पे ईमेल। ठीक है, तो इस तरीके से अपना क्या हो जाएगा, नेम, ईमेल, पासवर्ड सारे सेट हो जाएंगे। लेकिन अभी अगर मैं रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेसिंग हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी अपन इसको भी सेट कर लेंगे किस तरीके से करना है। तो अभी इसको पहले रीलोड कर देता हूँ जिससे ऐसा ना हो, यहाँ पे आए। ठीक, अब सबसे पहले अपन को क्या करना है, सबसे पहले इस पैराग्राफ के अंदर अपन को क्लास नेम देनी है जिसका नाम दे देंगे एरर, और इस क्लास नेम को भी अपन कॉपी कर लेंगे क्योंकि अपन को एक क्लास नेम सभी को प्रोवाइड करानी है। इसको भी, और एक और होगा अपना, इसको भी। ठीक है, और रजिस्टर डॉट CSS में जाके क्या करेंगे, इस क्लास नेम को अपन बहुत ही ईजी तरीके से अपन इसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी कैसे करेंगे अपन,
इसके लिए अपन को सबसे पहले अपन को एरर क्लास देनी पड़ेगी। यहाँ पे नीचे आएंगे और नीचे आके अपन डॉट एरर क्लास दे देंगे और यहाँ पे जो कलर है इसका कलर कर देंगे इसका रेड और इसका जो फॉन्ट वेट है इसको अपन कर देंगे 800। ठीक है, अभी देखते हैं किस तरीके से हो रहा है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ खाली है तो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी इसके अंदर देखो कि मतलब यहाँ पे बिल्कुल चिपक के नहीं आ रहे हैं। ये चीज़ अपन सोच रहे हैं कि बिल्कुल ये चिपक के आने चाहिए। तो ये चिपक के किस तरीके से आएंगे? चिपक के आने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मार्जिन टॉप से यहाँ पे -12 पिक्सल करना पड़ेगा। अभी देखो ये तो 12 पिक्सल जाना हो गया, इसको कर देते हैं 7 पिक्सल। 7 भी जाना हो गया तो 4 पिक्सल ही में ही काम हो जाएगा। हाँ 4 पिक्सल। अभी एक काम और करना पड़ेगा कि मार्जिन जो लेफ़्ट है वहाँ से अपन को क्या करना पड़ेगा, लगभग 6 पिक्सल यहाँ से कर देते हैं। थोड़ा सा अभी कम है, 6 की जगह इसको 8 कर देते हैं। 8 में ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पर रिलोड कर दूँ और इसके बाद रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूँ तो इस तरीके से अपना दिखाई दे रहा है। लेकिन अपना अभी इस तरीके से मतलब जैसे अपना इस तरीके से चेंज हो रहा है, तो अपन अगर ये चाहते हैं कि अगर इस तरीके से चेंज ना हो तो आप डिजाइनिंग को और बेहतर बना सकते हैं। अभी अपना जो मेन एम है वो दूसरा है, तो अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अपन चाहें तो अपन फिर भी अपन बना सकते हैं कि इसका जो फॉर्म है, इसकी जो विड्थ और हाइट है वो आप ऑलरेडी आपको मालूम है कि आप बड़ा कर सकते हैं, और अगर आप इसको बड़ा कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक अपना रीअरेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 500 कर दूँ तो आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा दिखने लगा। अभी इसको अरेंजिंग मतलब अपना मेन एम है कि इसको किस तरीके से फैच एपीआई को करना है और किस तरीके से इसको जो अपना एरर है उसको अरेंज करना है। तो अगर अपन बोलेंगे आप लोग तो मैं इसको रिस्पॉन्सिव बनाऊंगा और कंप्लीट तरीके से इसको डिजाइन करूंगा, लेकिन वो अपना आगे का पार्ट रहेगा। अभी अपन को करने का कोई मतलब नहीं है। और इसके अंदर अभी क्या करना है, इस तरीके से अपन ने सारी चीज़ें सेट कर ली। तो ईमेल अपना एरर वाला तो अपना सेटअप हो गया। अब अपन को क्या करना, अब अपन को यहाँ पे आगे register.jsx में जो अपना मेन डेटा है उस डेटा को अपन को भेजना है। अब मेन डेटा को अपन को किस तरीके से भेजेंगे, अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आपको ध्यान लगाना पड़ेगा कि इसके अंदर एक इमेज भी ऐड है। तो इमेज जिसके अंदर ऐड होती है उसको भेजने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। वैसे इमेज वाली अगर माने आपने मेरी वीडियो देखी होंगी तो उसके अंदर मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्म डेटा नाम से एक वेरिएबल बनाना है। इसके अंदर क्या करेंगे, न्यू FORM लिखेंगे, ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। न्यू फॉर्म डेटा अपन क्रिएट कर देंगे और इससे बोलेंगे कि जो फॉर्म डेटा है डॉट लिखेंगे, ऑटोमेटिक अपेंड का ऑप्शन आएगा। अपेंड के अंदर पहली वैल्यू नेम, दूसरी वैल्यू अपनी इनपुट डॉट नेम। अब इसको कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे इस तरीके से 4 बार यहाँ पे नेम की जगह यहाँ पे ईमेल कर देंगे, यहाँ पे अपन पासवर्ड कर देंगे और यहाँ पे अपन इमेज कर देंगे और यहाँ पे ईमेल कर देंगे और यहाँ पे पासवर्ड कर देंगे और यहाँ पे इमेज डेटा कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे अपना जो फॉर्म डेटा है क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अपन को क्या करना पड़ेगा, लेट कॉन्फिग या कॉन्फ़िगरेशन जो भी आपको सही लगे, यहाँ पे इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट को अपन को डिफाइन करना है और इसके अंदर जो कंटेंट टाइप है, इस कंटेंट टाइप का आपको क्या कर देना है, कंटेंट टाइप को आपको मल्टी पार्ट यहाँ पे फॉर्म डेटा इस तरीके से अपन को डिफाइन कर देना। अब मेन काम आता है अपन को एपीआई को फैच करने का। अब ये हर एक फाइल के अंदर अलग अलग एपीआई आप फैच करते हैं। मतलब इससे पहले वाली जितनी वीडियो थी उसके अंदर अपन ने यही किया था, जितनी फाइल के अंदर अपन को एपीआई की ज़रूरत पड़ी उसके अंदर अपन ने जा जाके एपीआई को फैच किया। लेकिन ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है, ना ही ये किसी तरीके से माना जाता है। तो पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन को डिफाइन तो कर देता हूँ, लेकिन उसको इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे, लेकिन इस फंक्शन को डिफाइन कहीं और करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा। इसके अंदर अवेट कीवर्ड का यूज करेंगे और यहाँ पे रजिस्टर एपीआई नाम से एक अपन फंक्शन को कॉल करेंगे और इस फंक्शन के अंदर क्या करेंगे,
जो अपना जो फॉर्म डेटा है और जो अपना कॉन्फ़िग नाम का वेरिएबल है, इन दोनों का अपन को पास कर दिया। और इसके बाद अपन देखेंगे किस तरीके से अपन काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर एक अलर्ट भी शो करा दूंगा कि अलर्ट रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको अपन अलर्ट करा लेंगे। ठीक, तो इतना तो लिख दिया, लेकिन रजिस्टर एपीआई वाला फंक्शन अभी अपने पास है नहीं, तो अपन को इस फंक्शन को बनाना है। किस तरीके से बनाएंगे, तो उसके लिए इन दोनों फाइलों का अभी फ़िलहाल के लिए बंद करता हूँ। सोर्स के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करूँगा, इस फोल्डर का नाम रख दूंगा एपीआई। अब इसके अंदर आप कोड को ऑर्गेनाइज देखना कि कोड कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज होगा। यहाँ पे आप लिखना कि बैकएंड url.jsx। आपने एक फंक्शन वो बना दिया फाइल जिसके अंदर बैकएंड का यूआरएल। इसको अपन किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पे इस तरीके से लिख दो बैकएंड यूआरएल, और इस तरीके से आपको यहाँ पे http लोकल होस्ट और 4000 इस तरीके से आपको यहाँ पे पास कर देना। जो बैकएंड का यूआरएल है वो आपने यहाँ पे पास कर दिया। अब इसका कोई काम नहीं है, इसको आप बंद कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे, अब एपीआई के अंदर ही एक अपन को फाइल और बनानी है, एक फाइल और बनाएंगे। इस एपीआई के अंदर, इस फाइल के अंदर क्या करेंगे, इस फाइल को जो नाम है वो अपन देंगे एपीआई रूट नाम दे सकते हैं, या फिर एपीआई रिक्वेस्ट नाम दे सकते हैं, एपीआई रिक्वेस्ट डॉट जेएसएक्स। मतलब इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं जिसकी मदद से अपन क्या करेंगे, सारी एपीआई को कॉल करेंगे। अब ऐसा अपन कैसे करेंगे, ऐसा अपन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको अगर आपको पिछले उसमें ध्यान होगा तो मैंने वहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ों को इंस्टॉल करवाया था। आपको एक्सियोस को इंस्टॉल करवाया था, और जो अपना रिएक्ट राउटर है इसको भी मैंने इंस्टॉल करवाया था। तो यहाँ पे एपीआई रिक्वेस्ट वाले में अपन को क्या करना है, एक्सियोस को इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट कीवर्ड यहाँ पे लगाना है। एक्सपोर्ट कीवर्ड यहाँ पे लगाना जरूरी है। यहाँ तक कि जो बैकएंड यूआरएल था इसके अंदर भी अगर एक्सपोर्ट आप नहीं लगाते तो दूसरी कोई फाइल इसको एक्सेस नहीं कर सकती है। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, अब आपको यहाँ पे फंक्शन का जो भी नाम देना है वो आप दे सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल के लिए एपीआई फैच रिक्वेस्ट नाम दे रहा हूँ। बहुत बड़ा नाम है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा जो नाम है जो वैलिड होता है, नॉमेनक्लेचर इसका जो वैलिड होता है वो अपन को उसके लिए अपन यहाँ पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले अपन को यहाँ पे 4 आर्गूमेंट अपन लेना चाहते हैं, मेथड्स, यूआरएल, बॉडी और हेडर। अपने पास यहाँ पे 4 आर्गूमेंट अपन यहाँ पे ले रहे हैं। अब ये वाली चीज़ क्या है ना, कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन लगती है कि अलग अलग फाइल के अंदर अलग अलग फंक्शन को डिफाइन किया जा रहा है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जिस तरीके से नॉर्मल जो ऐड वाला फंक्शन होता है ना, कि आपने इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि फंक्शन ऐड, और यहाँ पे 2 आर्गूमेंट ले लिए ए और बी, और यहाँ पे अपन उसको अपन ने एक ले लिया यहाँ पे मान के चलिए सी नाम से, और वहाँ पे ए प्लस बी करके अपन ने, और फिर यहाँ पे रिटर्न सी कर दिया। जिस तरीके से ए वाला फंक्शन है ना, बिल्कुल सेम टू सेम ही फंक्शन सारे हैं। बस उन फंक्शन को अपन क्या करा देते हैं, बाहर एक्सपोर्ट करा देते हैं, जिससे हर जगह हर एक फाइल के अंदर वो एक्सेस कर लिए जाएं। हर एक जगह बहुत ही नॉर्मल सी प्रोग्रामिंग है। वेबसाइट बनाना बहुत ही सिंपल सा काम है, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा ध्यान कि कहाँ से कौन सा कोड किस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो उस फ्लो को समझ लो, कोड के फ्लो को, कौन सा कोड किसके साथ कनेक्ट हो रहा है। कभी दिक्कत नहीं आएगी कि वेबसाइट में क्या दिक्कत आ रही है। एरर जरूर आती रहती हैं, एरर को कभी दिल से नहीं लगाना। एरर आएंगी जाएंगी आएंगी जाएंगी, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, हर बार नई एरर मिलेगी, हर बार थोड़ा मज़ा अलग आएगा। तो एक्सपीरियंस और एरर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपके जीवन में रहने वाला है जब तक वेब डेवलपमेंट चलेगी। बड़े मज़े से होती है वेब डेवलपमेंट, कोई भी इसके अंदर मतलब हेडेक होता ही नहीं है, सिर्फ एरर होती हैं। एरर को अपन डिस्कस करो, मेरे साथ डिस्कस करो, किसी और के साथ डिस्कस करो। बस एरर के को अगर डिस्कस करना सीख जाओगे, ऑटोमेटिक आपकी एरर सॉल्व होने लगेंगी। वेब डेवलपमेंट इतना ईजी हो जाएगा, आप खुद ही कहोगे कि भाई यार ये बहुत ज़्यादा ईजी था, अपन फालतू में इसको इतना डिफ़िकल्ट समझ रहे थे। यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया मैंने, यहाँ पे लेट कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे इस तरीके से इसको डिफाइन कर दिया है। ये लेट थोड़ा सही तरीके से नहीं आया है, इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से लेट की जगह अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट कर दूँ तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लेट को मैं कर देता हूँ।
और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अच्छा अपन ने एक गलती कर दी है, वही मैं बोल रहा था कि यहाँ पे सही तरीके से नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे अपन ने फैट एरो के अंदर ये फैट एरो ही पास नहीं किया था। अब बात करते करते आपसे जब बात करने मतलब दूसरे टॉपिक के ऊपर जब मैं शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे जो छोटा सा सिंटैक्टिकल एरर जो होता है ना, वो मुझे आ गया। तो अब जो एरर ही तो आ सकती हैं, वेब डेवलपमेंट के अंदर कुछ है ही नहीं, छोटी मोटी एरर आती हैं, आती जाती रहती हैं, उनके ऊपर स्ट्रेस नहीं लेना। कई लोग बैठ जाते हैं कि भाई यार एरर नहीं आ रही है, पता नहीं कंपनी वाले प्रेशर दे रहे हैं, देने दो ना, क्या दिक्कत है, प्रेशर ही तो दे रहे हैं, 4 दिन बाद प्रेशर देना बंद कर देंगे। उनके प्रेशर देने से तो एरर ठीक होने वाली है नहीं, अपने काम से एरर सॉल्व होगी, डिस्कशन से एरर सॉल्व होगी, वो सब करो, बाकी सारी चीज़ें जो होना है होते रहेंगे, भगवान के ऊपर छोड़ देना सारी चीज़ें। मेथड, और मेथड नाम के अंदर क्या देंगे, यहाँ पे मेथड्स को अपन पास कर देंगे जो अपन ने ऊपर यहाँ पे पास किया है, ठीक है। तो वही काम कर रहे हैं जो यहाँ पे अपन ने मैंने फंक्शन ऐड वाला एक्सप्लेन किया ना, बिल्कुल उसी तरीके से वही काम कर रहे हैं। दूसरा आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं URL, लेकिन अपन क्योंकि दोनों सेम है तो अपन इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, वो बहुत ही आपको फॉरगिविंग करती है, मतलब आपके बहुत सारे एरर, बहुत सारे कोड को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बचाने की कोशिश करती है। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, हेडर अगर कोई है तो अपन उस हेडर का यूज कर देंगे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो टर्नरी ऑपरेटर होता है ना, केवल उसका यूज कर रहे हैं। यहाँ पे अपन देखो क्या करेंगे, अपन जो रजिस्टर है उसके अंदर अपन मतलब जो अलग हेडर है, नॉर्मल जो हेडर होता है उससे जो अलग हेडर है, उस हेडर को अपन भेज रहे हैं। तो इसीलिए अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस वाली कंडीशन को लगा रहे हैं कि अगर हेडर कोई है तो उस हेडर को लगा दो, अगर कोई भी हेडर नहीं है तब इसको लगाना। कौन सा वाला लगाना, ये वाला, कि आपका जो कंटेंट टाइप है वो क्या है, एप्लीकेशन JSON। अब इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि क्या जो हेडर होता है वो उसमें अंतर क्या होता है। देखो, जब भी अपन कंटेंट टाइप एप्लीकेशन डॉट JSON, तो इसका मतलब ये समझो कि ये पूरा टेक्स्ट का डेटा है, यहाँ पे कोई भी इमेज, वीडियो फाइल, इन सब की कोई भी एक्सेस नहीं है। जब भी मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा होता है तो इसको आप समझो कि सारी इमेज की एक्सेस है, जितनी भी एक्सेस मतलब जितनी भी इमेजेस हैं, सिंगल इमेज, मल्टीपल इमेज, तो वो आप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा आपको वहाँ पे लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना आप समझ लो बस। डेटा के अंदर जो भी बॉडी आएगी उस बॉडी को अपन को यहाँ पे देना है, ठीक है। तो अपना ऐसा जो लेट कॉन्फ़िगरेशन नाम से जो वेरिएबल था वो अपना बन के कंप्लीट हो गया, एक ऑब्जेक्ट के रूप में अपन ने इसको क्रिएट कर दिया। इतना करने के बाद अपन को क्या करना है, ये जो फंक्शन अपन ने बनाया है API फैच रिक्वेस्ट नाम से, इस फंक्शन के अंदर से रिटर्न करा देना है, रिटर्न क्या कराना है, एक्सियोस, और इस एक्सियोस के अंदर क्या कर देंगे, कॉन्फ़िगरेशन। इस तरीके से जो वेरिएबल है इस पूरे वेरिएबल को पास कर देंगे। अब ये बिल्कुल अभी भी मुझे मालूम है कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हुई होगी, लेकिन मैं आपको फिर से यहाँ पे समझाता हूँ। मान के चलिए आपने यहाँ पे कुछ फंक्शन ऐड नाम से यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ पे अपन ने 2 आर्गूमेंट लिए A और B, और यहाँ पे बनाया लेट C नाम से एक आर्गूमेंट जिसके अंदर अपन ने A+B कर दिया, ठीक, Ctrl+Z, यहाँ पे A+B कर दिया। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, रिटर्न C कर दिया। तो आप बताओ इसमें कुछ भी एरर है क्या, मतलब कुछ भी ऐसा है कि जो आपको समझ में नहीं आया? मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। फंक्शन यहाँ पे कीवर्ड नहीं लगा सकते अगर अपन फैट एरो बना रहे हैं तो यहाँ पे अपन को कॉन्स्ट लगाना पड़ेगा, तो इस तरीके से। लेकिन अगर ये वाला फंक्शन अगर मैं डिफाइन करूँ तो यहाँ पे आपको कुछ भी समझने में दिक्कत आ रही है क्या? तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर भी आपको दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि अपन ने नॉर्मल वही किया है। फंक्शन है, फंक्शन के अंदर यहाँ पे कुछ पैरामीटर डिफाइन किए हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल को डिफाइन किया है, वेरिएबल के अंदर सारी चीज़ों को डिफाइन किया है, और यहाँ पे अपन उसको रिटर्न करवा रहे हैं। बस इतना सिंपल सा अपन ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। अब एक्सियोस जो है कुछ चीज़ें अपनी लेके चलती है, क्या? जैसे उसके पास है देन नाम का फंक्शन क्या है, कॉलबैक फंक्शन है, प्रॉमिस को हैंडल करने का काम करता है। यहाँ पे डेटा, जो भी डेटा आएगा उस डेटा को अपन क्या करा देंगे, रिटर्न करा देंगे। यहाँ से अपन डेटा को भी रिटर्न करा रहे हैं, डेटा को रिटर्न करा दिया। अब इसके बाद डॉट देन के साथ जुड़ा हुआ फंक्शन है डॉट कैच। ये वाला फंक्शन आपने कई बार हज़ारों जगह देखा होगा, अगर आपने पहले कभी किसी की वीडियो या फिर प्रोजेक्ट कभी कोई आपने खुद से बनाया है तो आपने ये वाले फंक्शन तो आपने बहुत बार देखे होंगे, किस तरीके से कि देन और कैच वाला जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिक एक दूसरे के साथ ही चलता है। बस इतना अपन को करना था कि आपने रिटर्न करा दिया और यहाँ पे एक वेरिएबल को डिफाइन किया और उसके अंदर फंक्शन के अंदर पैरामीटर, सिर्फ इतना सा इसके अंदर काम था।
अब एपीआई के अंदर आएंगे, बस जाएंगे अपन एपीआई वाले फोल्डर में और यहाँ पे जाके अपन को एक फ़ाइल और क्रिएट करनी है जिसका अपन क्या नाम रख देंगे, जिसका अपन नाम रख देंगे एपीआई को। इसके अंदर मतलब अपन क्या करने वाले हैं, उन एपीआई को कॉल करने वाले हैं, तो एपीआई कॉल ही नाम रख देते हैं मैं इसको, एपीआई कॉल। और इसको अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर जो अपन ने बाकी के दो जो एपीआई बनाई हैं और जो बैकएंड यूआरएल है इसको अपन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट एपीआई लिखूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा इंपोर्ट एपीआई फैच रिक्वेस्ट। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट और यहाँ पे अगर बैकएंड ऐसे देखूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि अपन ने एक्सपोर्ट वहाँ पे ऑटोमेटिक करा रखा है। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, ये जो फंक्शन मैंने आपको पहले बताया था आपको, सबसे पहले यहाँ पे उस फंक्शन को बनाना है। तो इस फंक्शन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे register.jsx, यहाँ पे किस फंक्शन को बनाया है, रजिस्टर एपीआई। तो इस फंक्शन का अपन को यहाँ पे पहले डिफाइन करना है। इसके अंदर अपन को डिफाइन करेंगे तो एक्सपोर्ट कॉन्ट रजिस्टर एपीआई और ये सिंक्रोनस फंक्शन, और ये सिंक्रोनस फंक्शन के अंदर क्या होगा, डेटा और हेडर। डेटा नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर क्या आएगा, फॉर्म डेटा। हेडर कहाँ से आएगा, वो जो कॉन्फ़िग नाम का वेरिएबल अपन ने बनाया था उसके अंदर से कॉन्फ़िग इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे अपन को रिटर्न कीवर्ड का यूज करना है और अवेट। अब यहाँ पे जो एपीआई फैच रिक्वेस्ट इस वाले फंक्शन को अपन ने इंपोर्ट किया, इसको कॉल करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला आर्गूमेंट आपको देना होता है, देखो इसको कैपिटल करना है सबसे पहली बात। और यहाँ पे अगर मैं लेके चलूँ एपीआई रिक्वेस्ट पे, तो यहाँ पे सबसे पहला आर्गूमेंट है वो मेथड। कौन सा मेथड आप यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने बोला कि मैं पोस्ट मेथड अभी यूज करने वाला हूँ। 4 मेथड होते हैं, पोस्ट, गेट, पुट और डिलीट। तो अपन अभी पोस्ट मेथड यूज करने वाले हैं। और आपने यहाँ पे क्या दिया, टेम्पलेट लिटरल देने के बाद यहाँ पे डॉलर का साइन लगाया, कर्ली ब्रैकेट लगाए, और जो अपना जो बैकएंड यूआरएल था इस बैकएंड यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया कि जो रजिस्टर नाम का जो रूट था जो अपन ने यहाँ पे दिया था, कहाँ पे दिया था, यहाँ पे जाएंगे बैकएंड के अंदर, इस जगह पे राउट के अंदर यूजर राउटर में, यहाँ पे जो रजिस्टर नाम का रूट था यही सेम टू सेम रूट यहाँ पे आपको पास करना है एपीआई कॉल के अंदर। अगर एक स्पेलिंग, एक अक्षर भी अगर गलत हो गया तो वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। और यहाँ पे डेटा और हेडर को अपन को यहाँ पे पास कर देना है, हेडर इस तरीके से आपको यहाँ पे पास करना है। बस इतना अपन को करना था। और अभी कहाँ जाएंगे, अभी अपन जाएंगे इस register.jsx में और इसके अंदर इसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इंपोर्ट रजिस्टर एपीआई। तो इस तरीके से अपन इंपोर्ट भी हो गया और यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल भी कर दिया अपन ने यहाँ पे, और इसके अंदर फॉर्म डेटा कॉन्फ़िग अपन ने पास कर दिया। अब देखते हैं किस तरीके से क्या काम कर रहा है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मैं इसको रीलोड करूँगा एक, और यहाँ पे सबसे पहले कुछ भी अगर मैंने डाल दिया रैंडम, और एक बाकी की जो फील्ड है वो खाली है। तो अभी अगर मैं इसको रजिस्टर करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आ रहा है। अब अगर मैं इसको सारी फील्ड भर दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे भर दिया नमन, ईमेल के अंदर मैंने भर दिया naman@gmail.com। इसके बाद जो पासवर्ड है, पासवर्ड के अंदर भर दिया 2345। चूज़ फाइल के अंदर मर्नस्टैक प्रोजेक्ट तो नहीं, मैं कुछ अच्छा सा देना चाहता हूँ, कुछ मिल जाए अगर, मैं अपनी इमेज दे देता हूँ ओपन। तो हमारी इमेज यहाँ पे दिख गई। अगर मैं रजिस्टर के ऊपर देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अलर्ट, और अलर्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा नाम से देखता हूँ कि क्या मिल रहा है। अभी मैं अगर इसको दोबारा से, इसको ओके करने के बाद दोबारा से क्लिक करूँ तो यहाँ पे अनडिफाइंड मिल रहा है, तो यानी कि डेटा नाम से कुछ है ही नहीं। तो अपन को अभी क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे कंसोल कराना पड़ेगा जिससे अपन डेटा को निकाल सकें, कंसोल। और यहाँ पे क्या करेंगे, एक काम करते हैं ना, कंसोल क्यों करना, मैं एक काम करता हूँ अलर्ट को ही शो करा देता हूँ, और लेकिन रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस देखते हैं इसके अंदर कुछ होगा। तो क्लिक किया, इसमें भी अनडिफाइन आ रहा है, तो इसका मतलब है कंसोल ही कराना पड़ेगा, यानी कि सक्सेसफुल तो हो गई है। बस अपन को एक काम करना, अपन को यहाँ पे एक काम करते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इस रिस्पॉन्स को करा ही लेते हैं। और यहाँ पे जाएंगे, अभी
मैं इसको कंसोल पे इसलिए नहीं कराना चाहता था क्योंकि इसका जो वो है वो अचानक छोटा हो जाएगा, वही मेरे को डर था, ये छोटा हो जाएगा और मैं इसको छोटा नहीं करना चाहता था। और मुझे यहाँ पे कंसोल पे जाना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आया एक्सियोस एरर आ रही है और रिक्वेस्ट फील्ड विद स्टेटस कोड 400। अच्छा, स्टेटस कोड 400 इसीलिए हो रहा होगा क्योंकि ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट होगी। तो अपन चलते हैं पहले डेटाबेस के अंदर और यहाँ पे जाके अपन चेक करते हैं अपना यूज़र प्रोफाइल। इसके अंदर 5 डॉक्यूमेंट आ चुके हैं सागर नमन 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 नाम से। तो ये चीज़ सही नहीं है, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके इसको चेक करना पड़ेगा नमन, इस तरीके से। अब मैं इसको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूँगा, डाटा मिल जाएगा। डाटा के अंदर है यहाँ पे नमन करके, यहाँ पे पूरा डिटेल अपन को यहाँ पे मिल गया। अब बैकएंड के अंदर की मुझे एक एरर यहाँ पे समझ में आ गई है, वो एरर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आपने पता नहीं आपने गौर किया कि नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे ध्यान दे दिया कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अपना मल्टीपल टाइम डेटा अपना इस डेटाबेस के अंदर चला गया है, जो कि नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि अगर देखो आप naman@gmail.com, यहाँ पर भी naman@gmail.com, अगर सेम ईमेल का अगर मल्टीपल डेटा चला गया तो फिर कोई मतलब ही नहीं निकलता है, समझ रहे हो। तो अपन को ए वाला जो था ना, इस वाले को मुझे यहाँ से उठाना पड़ेगा और इसको मुझे यहाँ पे ट्राई कैच के अंदर डालना पड़ेगा, तब ये अपना सही तरीके से काम करेगा। और अभी अगर मैं जाऊँ यहाँ पे और मैं अगर इसको नमन वाले को दोबारा से अगर मैं कोशिश करूँगा ना यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा किधर गया अपना रजिस्टर रिस्पॉन्स डॉट डेटा, अब मैं कर देता हूँ। अब नहीं आएगा एरर, डेटा डॉट नेम। अब मैं यहाँ पे नमन नहीं नमन नहीं, सागर गुप्ता, और यहाँ पे सिंपली JS82@gmail.com, पासवर्ड 5678। चूज़ फाइल, एक चूज़ फाइल कर लेते हैं, ओपन करेंगे, रजिस्टर के ऊपर क्लिक किया और कंसोल में करा दिया क्या, हाँ कंसोल में हो गया। तो कंसोल में एक बार देख लेते हैं, कंसोल में सागर गुप्ता यहाँ पे लिख के आ गया, यानी कि रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट नेम अपना बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।